हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नए एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। राजस्थान जो पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम तिथि घोषित हो चुकी है। 23 और 24 अक्टूबर को आपके राजस्थान पटवार की परीक्षा होगी। तो मैं आपको दोस्तों राजस्थान पटवार में जो साइंस आने वाली है उसको आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज वीडियो की। तो आप इसे ज्वाइन कर लें मेरे चैनल को, और जो मेरे अपकमिंग वीडियो हैं जो कंटिन्यू मैं अपलोड करने वाला हूं आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अपन इस साइंस में जो आपके सिलेबस के अंदर है उसको लेकर के चलेंगे अपन। राजस्थान पटवार का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, साइंस में अपन सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन आपका सिलेबस के अंदर जो दिया गया है टॉपिक, मानव शरीर। मानव शरीर में अपने को सारी जितने भी टॉपिक्स आते हैं अपन सारे कवर करेंगे, ताकि आपके कोई भी किसी भी तरह का सवाल आए आप उसे अटेंड कर सकें। तो मानव शरीर की जो शुरुआत होती है वो आपके कोशिका से शुरुआत होती है। तो अपन जो अपना टॉपिक है वो कोशिका से शुरुआत करेंगे। कोशिका में भी आपके कोशिका के आकार कैसा होता है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों करते हैं चालू। तो आपके सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोशिका क्या है। कोशिका सजीव शरीर की जननसम चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो कोशिका है वो आपके जननसम है, मतलब एक कोशिका से वो दूसरी कोशिका का निर्माण कर सकती है, तो उसे अपन बोलेंगे जननसम। चयनात्मक झिल्ली है इसके पास में, मतलब कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो चयनात्मक है, मतलब वो चाहे जो पदार्थों को अंदर ग्रहण कर सकता है और जिन पदार्थों को चाहे बाहर भेज सकता है। तो एक प्रकार से वो चयनात्मक, चयन करके अपने जो आवश्यक पदार्थ है वो अपने अंदर लेती है, ठीक है, उससे परिबद्ध है। और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब जैसे कोई आपका जैसे मानव शरीर है तो उसका जो संरचना का निर्माण है वो आपके मूल रूप से किससे हुआ, कोशिका से हुआ। मतलब कोशिका एक वो चीज़ है जो कि किसी आपके मनुष्य या किसी भी जीव के निर्माण में एक संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या कर रही है, आपके जीव का निर्माण करती है। एवं क्रियात्मक इकाई भी बोल रहे हैं अपन। क्रियात्मक मतलब जो एक सिंगल कोशिका है उसके अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही है, जितनी भी क्रियाएं होती है वो एक कोशिका के अंदर होती है। तो एक प्रकार से क्या हो गई, वो क्रियात्मक इकाई भी हो गई। इसलिए अपन बोलते हैं कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इसको। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो कोशिका की संरचना एवं संगठन का अध्ययन कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोशिका की संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है, इसके बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं उससे अपन बोलते हैं कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो एक कोशिकीय जीवों में जैसे अपन बात करें, एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु हैं, क्लोरेला मतलब आपके जो शैवाल हैं एक कोशिकीय आदि आते हैं, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। और जबकि अपन बहुकोशिकीय जीवों में बात करें, वृक्ष हो गया, स्तनधारी, सरीसृप, जलीय एवं स्थलीय सभी जीव सम्मिलित हैं। इनमें सब में क्या है, एक आधारभूत कहें तो कोशिका जो है इनको कार्य करवा रही है, इनकी संरचना का निर्माण कर रही है। जो एक कोशिकीय जीव है उनमें केवल एक कोशिका है जो कि पूरा कार्य कर रही है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव है तो इनमें बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के कार्य करेगी। तो मूलभूत क्या होगी, कोशिका हो गई जो कि सारे फंक्शन कर रही है और संरचना, जीव की संरचना का निर्माण कर रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या है। समान उद्गम एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके उत्तक
क्या है, कोशिकाओं का समूह है एक तरह का, पर कोशिकाओं का समूह तो है पर उनका जो उद्गम है, मतलब उनका जो उत्पत्ति है वो समान एक ही कोशिका से हुई हो और वो साथ में एक कार्य करने वाली हो, तब उस कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। तो ये सारी बात ध्यान रखनी है, समान इनका उत्पत्ति या उद्गम होनी चाहिए और किसी एक कार्य को में आपके लिप्त होनी चाहिए, करने वाली होनी चाहिए और कोशिकाओं का समूह होना चाहिए। ये सारी बातें जब होगी तो वो आपके कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा दोस्तों। तो यह भी बात ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, नोट कर लेना एग्ज़ाम की दृष्टि से। सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा गया है, तो आपके वो हैं सीपी स्वानसन। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेना। जबकि अपन बात करें कि भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो A.K. शर्मा हैं उनको अपन भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। तो दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे कोशिकाओं का आकार एवं उनकी आकृति किस प्रकार से है। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, वो चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके सवाल आने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्या है। अपन बात करें दोस्तों सबसे छोटी कोशिका की, तो ध्यान रखिएगा आपके माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई जो है वो आपके सबसे छोटी कोशिका होती है। ध्यान रखना, जिसका व्यास क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई है, जिसका व्यास कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें में शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है, जिसका व्यास कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका व्यास कितना है, 15 सेंटीमीटर व्यास होता है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे लंबी पादप कोशिका की अपन बात कर रहे हैं। एक कोशिकीय पादप है आपका एक एसिटेबुलेरिया शैवाल। ठीक है, एक कोशिकीय पादप है जो कि जिसकी कोशिका है क्या है, सबसे लंबी है और लंबाई देखें तो 10 सेंटीमीटर की कोशिका है पादप कोशिका, तो लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, अपन ये आपके एग्जाम्पल जो है एक कोशिकीय पादप का है जिसका नाम एसिटेबुलेरिया शैवाल है। अगला पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका, बहुकोशिकीय पादपों की अपन बात करें तो आपके बोहेमेरिया नीविया के जो तंतु होते हैं वो 22 से 55 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे अपन जब बहुकोशिकीय पादपों में, तो आपका नाम आएगा बोहेमेरिया नीविया का, जिसके तंतु जो हैं वो एक कोशिका के रूप में रहते हैं। वो 22 से 55 सेंटीमीटर तक के होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली बात करेंगे अपन कोशिका की खोजों के बारे में, किसने खोज की, कैसे की। तो देखते हैं कोशिका की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। कब की थी, तो 1965 में इन्होंने खोज की थी। जिसने क्या किया, सर्वप्रथम जो कॉर्क की स्लाइड में दिखाई देने वाले छोटे छोटे कोष्ठों को उन्होंने नाम दिया सेल्यूली नाम दिया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, छोटे छोटे कोष्ठक हैं उनको नाम क्या दिया था, सेल्यूली नाम दिया था, जो वास्तव में क्या थी, एक कोशिका भित्ति थी। ठीक है दोस्त, ध्यान रखेंगे छोटे छोटे कोष्ठक है उनको क्या नाम दिया गया, सेल्यूली नाम दिया गया। यहाँ पे मिस प्रिंट है तो ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे जो कोष्ठक हैं उनको क्या नाम दिया गया है, सेल्यूली नाम दिया गया है। और जो ये आपके कॉर्क क्या होती है, कॉर्क में आपके लकड़ी की जो छाल होती है उसको कॉर्क बोलते हैं।
जो कि एक तरह की क्या है, मृत कोशिका होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपन बात करें यहाँ पे मृत कोशिका की खोज की, तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ध्यान रखेंगे। और उसके अंदर जब उन्होंने कॉर्क को स्लाइड के अंदर देखा, उन्होंने छोटे छोटे कोष्ठक देखे थे, जो आपकी कोशिका भित्ति थी, अंदर से तो मृत थी, मृत कोशिका है, तो इन कोष्ठों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेलुली नाम दे दिया। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जो मृत कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1965 में की थी। ठीक है, तो ये तो मृत कोशिका की बात होगी। अब अपन बात करेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखेंगे आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। तो देखते हैं, ल्यूवेनहॉक ने 1683 में जीवाणुओं, लाल रक्त कणिकाओं, शुक्राणुओं एवं अन्य एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन कर जीवित कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक है जिन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। एक बात और ध्यान रखेंगे इस साथ में, जो आपके सूक्ष्मदर्शी होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसकी खोज इन्होंने की थी ल्यूवेनहॉक ने, और उसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने एक कोशिकीय जीवों को देखा था। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज भी आपके ल्यूवेनहॉक ने की, और उसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने क्या किया, जो आपके एक कोशिकीय जीवित जीव हैं उनको देखा और उनकी खोज कर दी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है आपके रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आर्किड पादपों की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की, तो 1831 में की। किस में की, तो आर्किड पादपों की जड़ों की कोशिकाओं में की। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसमें से सवाल बनने वाला है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो कार्टी ने जीव द्रव्य को सर्वप्रथम देखा था, 1772 की बात हो रही है। कार्टी वैज्ञानिक ने जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसको सबसे पहले देखा था, किसने, कार्टी ने। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, खोज में से आपके सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। अगला जो अपन देखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी। तो इसमें से आपके सवाल बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, आपके एक जर्मन के वनस्पति के वैज्ञानिक हुए हैं जिसका नाम है मैथियास स्लाइडेन, और एक जंतु वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है थियोडोर स्वान। इन दोनों ने आपके कोशिका सिद्धांत दिया है। तो इसमें सवाल बनता है, ठीक है, नोट कर लेना। तो अपन बात करें, जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन ने 1838 में विभिन्न पादपों में ऊतकों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। तो उन्होंने क्या किया, जो ऊतक का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, कोशिकाओं से हो रहा है, और ऊतक आगे जाके पूरे शरीर का या जीव का निर्माण करते हैं। मतलब मूलभूत जीव के लिए मूलभूत जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या हो गई, कोशिका हो गई। ये तो वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन ने ये बताया। उसी टाइम में एक वैज्ञानिक और थे, जंतु वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। 1839 में उन्होंने क्या किया, जंतु ऊतकों का अध्ययन किया, और उन्होंने सेम ही बात कही कि जो ऊतक हैं वो आपके किन से निर्मित हो रहे हैं, कोशिकाओं से निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ने आपके सामूहिक रूप से एक निष्कर्ष निकाल दिया कि जो पादप और जंतुओं का जो शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो शरीर है वो आपके कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बनते हैं। तो ध्यान रख लेना, क्या बात कही इन्होंने, पादप और जंतुओं का जो शरीर है वो आपके कोशिका और उनके कोशिकाओं के उत्पाद से बनता है। तो ध्यान रखेंगे, और इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका सिद्धांत नाम दिया था। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लेना। तो चलते हैं आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो इसके
बारे में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। 1855 की बात है। इन्होंने क्या बताया, नोट कर लेना कि जो नवीन कोशिकाओं का जो निर्माण है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उन्होंने क्या बताया रुडोल्फ विर्चोव ने कि जो नई कोशिकाएं बन रही है वो कैसे बनती है, वो पुरानी जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन होता है, तो पुरानी कोशिकाओं से आपके नई कोशिका बनती है। ये बात उन्होंने कही, किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने कही थी, जिसको एक नाम दिया गया है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। जो आपने लाइन पढ़ी है इसका मतलब क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म में रख दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है, उनमें विभाजन से बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे है दोस्तों आपके जो कोशिका सिद्धांत है को, जो एक वैज्ञानिक थे नगेली 1846 के अंदर और रुडोल्फ विर्चोव की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक कोशिका सिद्धांत का एक नया रूप प्रस्तुत किया। तो उसमें क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहला पॉइंट है आपके, सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पाद से बने होते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत की बात कर रहा है, जिसका एक नया रूप दे दिया, किन्होंने दिया है, एक नेगेली वैज्ञानिक है और दूसरा है के रुडोल्फ विर्चोव। पहली बात उन्होंने की है, जो सभी जीव हैं, चाहे वो पादप हो या वो जंतु कोशिका हो, वो जंतु जीव हो, वो आपके किन से बने, कोशिकाओं से या उनके उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये बात अपने पढ़ी है पीछे, रुडोल्फ विर्चोव ने कही थी। तो ध्यान रखेंगे, ये बात इसमें ऐड की गई है कि जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि कोशिका जो है वो आपके सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, रचनात्मक बोल दो या आपके संरचनात्मक बोल दो, ठीक है ना, साथ में क्या है, क्रियात्मक भी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक या रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है, कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोशिका के जो आनुवांशिक गुण जो हैं, उसमें जीव के जो आनुवांशिक गुण हैं वो किन में होते हैं, कोशिका में होते हैं। किस रूप में होते हैं, जो आपको केंद्र के अंदर डीएनए, आरएनए, ये सारे इनमें क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं। मेन जो आनुवांशिक इकाई जो है वो आपके डीएनए में होती है, सारे गुण होते हैं केंद्र के अंदर। केंद्र कहाँ है, कोशिका के अंदर ही होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे अपन बात कर रहे हैं, वायरस की संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है, अतः इनको इसका अपवाद भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपवाद क्यों कह रहे हैं, उसके भी कुछ कारण बताए गए हैं यहाँ पे। तो देखेंगे, विषाणु या वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं क्योंकि 3 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देख लेना। इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इनके विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखेंगे, विषाणु को अपन कोशिका सिद्धांत का अपवाद बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर सकता। विषाणु या वायरस जो है वो स्वतंत्र रूप से विभाजन करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। यदि विषाणु या वायरस को विभाजन करके नया विषाणु बनाना है तो उसे किसी जीवित कोशिका की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब जब विषाणु यदि आपने शरीर के अंदर किसी जीव के शरीर के बाहर है तो वो निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है, न विभाजन कर सकता है न कोई क्रियाएं कर सकता है। यदि इसको कुछ करना है तो यदि वो किसी सजीव शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है विषाणु या वायरस, तो फिर वो उस सजीव की जो कोशिकाएं होती है उनकी मदद से वो अपना विभाजन करना शुरू कर देता है
तो ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र रूप से विभाजन की क्षमता नहीं होती है जिस प्रकार की क्षमता अपने को बाकी कोशिकाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें अपन तो इनमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम, कोशिकीय अवयव, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे जितने भी कोशिका अंगक हैं जैसे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, जितने भी एंजाइम हैं वो सारे क्या होते हैं, इनमें विषाणु में अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें अपन तो केवल एक केंद्रक अम्ल जिसे न्यूक्लिक एसिड अपन बोलते हैं डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। तो विषाणु की जब अपन बात करेंगे तो ध्यान रखना केवल एक ही केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक ही होगा। जबकि अपन जो नॉर्मल कोशिका की बात करेंगे तो उनमें दोनों केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं, मतलब डीएनए भी होगा कोशिका के अंदर और आरएनए भी होगा नॉर्मल कोशिका के अंदर, जबकि विषाणु में केवल दोनों में से एक ही होगा। ये तीनों कारण हैं जिनकी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, विषाणु या वायरस को अपन कोशिका सिद्धांत का अपवाद बता रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दूं एक्स्ट्रा, जो अपन लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसे अपन आरबीसी बोलते हैं, वो भी आपके क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब कैसे है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आरबीसी होती है उसके अंदर आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि जो अपने कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, केंद्रक अनुपस्थित है तो अपन उसे कोशिका नहीं बोल सकते, इसलिए वो क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद आता है आरबीसी भी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये आपके आज पहली क्लास थी आपके पटवारी साइंस की, जिसमें अपने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका की इकाई किसकी इकाई है, किसका निर्माण करती है, और कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, किसने दिया, क्या क्या पॉइंट थे उसमें। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेशन, इसमें से आपके सवाल आने की पूरी से पूरी संभावनाएं हैं। तो इसे अच्छे से कवर कर लेना, नोट्स बना लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो मेरा अपकमिंग वीडियो है आने वाला है बहुत ही जल्द वो आप तक पहुंच सकें और आप अपने एग्ज़ाम में जो पटवारी की रिलेटेड जो साइंस आने वाली एग्ज़ाम है उसे अच्छी तरीके से कवर कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।